हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको लोग जो है आज से अगर 4-5 साल पहले बोलें तो पैरासीटामोल कंपनी बोलते थे। यानी कि जिस कंपनी को ये टैग दिया हुआ था कि ये कंपनी पैरासीटामोल कंपनी है। और आप लोग सब जानते हैं कि पैरासीटामोल एक ऐसी ड्रग है या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एपीआई है जो मोस्टली जो है हर कंट्री में यूज़ होता है और जो कॉमन डिजीज़ है उनमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक पॉपुलर ड्रग है, तो वो ड्रग ये बनाती है और ये ड्रग जो है इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एपीआई में भी डाली हुई है। और ये कंपनी फॉर्मुलेशन के बिज़नेस में है, यानी कि दवाइयाँ बनाती भी है, उसका एपीआई भी बनाती है, बट बहुत ज़्यादा ड्रग्स नहीं है। ये कंपनी जो है फोकस्ड बिजनेस के ऊपर काम करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है बल्क ड्रग्स बनाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो पे काम करती है, जहाँ पर कि इसका मेजर मार्केट शेयर यूएसए से और यूरोप से आता है। ये कंपनी तकरीबन 15 के आसपास की पी रेशो लॉन्ग टर्म पर एंजॉय करती है। अगर 10 साल की पी रेशो देखेंगे तो 16 के पी पर ये जो कंपनी है ट्रेड करती है। पिछले 10 साल के अंदर इसने शेयरहोल्डर्स का अच्छा पैसा बना के दिया। इस कंपनी में खास बातें क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो खास बात इस कंपनी में सबसे जो मेजर मुझे लगती है वो ये लगती है कि इसका जो बिज़नेस है वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। हालांकि आज की डेट में पैरासीटामोल नहीं है और काफ़ी ड्रग्स हैं, लेकिन जो बिज़नेस इसका है वो ऐसे सेगमेंट को फोकस करता है जहाँ पर कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डिमांड अच्छी रहती है। यानी कि डिमांड जो है वो बाज़ार में भरपूर मात्रा में रहती है और एक कमोडिटी टाइप ऑफ बिजनेस है, तो मार्जिन्स जो है ऊपर नीचे भी होते हैं। और यही रीज़न है कि ये कंपनी 15 के पी रेशो पर ट्रेड करती है, 15 से 16 के पी रेशो पर। जो भी व्यक्ति इस कंपनी में निवेश करता है उसका एक फोकस होता है कि भाई मैं इसको क्यों निवेश करूं। तो उसके लिए एक ही चीज़ मुझे इस कंपनी में अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट लगातार एक्सपेंशन पर फोकस करती है। अभी भी इस कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर का जो फोकस है वो तकरीबन 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का है, तो जिसमें से लैंड की एक्विजिशंस भी है, प्लांट वाला भी है। तो जो एक्सपेंशन वाला पोर्शन है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं और अगले 5 साल में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको अगर हम नज़रअंदाज ना करें, अगर उसको हम देखें तो यहाँ पे टर्नओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2 टाइम्स होने के हम चांसेस लगा रहे हैं और प्रॉफिट 3 to 4 टाइम्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि कमोडिटी बिजनेस है तो डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटी, मैं इसको कमोडिटी है नहीं प्योरली, बट मैं इसको कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करूँगा। तो ये कमोडिटी और नॉन कमोडिटी के बीच का सा एक धंधा है। तो आइएगा अब इसके बारे में आपके साथ डिटेल में चर्चा करते हैं। ये जो कंपनी है ग्रेनुअल्स, ये हैदराबाद तेलंगाना इस रीजन के अंदर काम करती है। मेजर बिजनेस इनका यूएसए और यूरोप से आता है, जो मेजर इनका जो रेवेन्यूज़ है वो वहीं से आते हैं। इस कंपनी के जो है जनरली 3 सेगमेंट हैं जिसमें ये काम करते हैं। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम देखें तो एपीआई के अंदर है इनका, और जो फॉर्मूले एपीआई के अंदर 40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, जो हैदराबाद और वाइजैक के अंदर इनकी जो है स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्री फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएटरीज, जिसको हम बोलते हैं पीएफआई, यानी कि फॉर्मुलेशन से पहले एक दवाई बनाना, यानी कि एपीआई और प्योर जो कंप्लीट ड्रग्स है उसके बीच का फॉर्मुलेशन, जिसको बोलते हैं पीएफआई, प्री फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएटरीज। इसके अंदर ये कंपनी काफ़ी बड़ी अच्छी परचेज रखती है और जिसमें इसकी कैपेसिटी है 24,000 टन पर एनम। तो आप देखिएगा एपीआई के बाद बीच का वाला जो पोर्शन है प्री फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएटरीज, तो उस फोकस के अंदर उस सेगमेंट के अंदर है। और तीसरा सेगमेंट है कि जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है वहाँ पर तो ये काम करती है, यानी कि दवाई को कंप्लीट फॉर्म में, यानी कि फिजिकली दवाई को तैयार करके जो है ग्राहकों तक पहुंचाना। और यहाँ पर इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो
जनरली इनके अपने प्लांट्स हैं और जनरली कंपनी लैंड में भी इन्वेस्टमेंट को करती है, यानी कि लीज वाली प्रॉपर्टीज़ को पे फोकस ना करके खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम इसके पिछले 2 साल की चर्चा करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की और फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो आप पाएंगे कि भाई इस कंपनी ने रेवेन्यू में 20% का इजाफा किया, यानी कि जो कंपनी है 20% की सेल पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा पाई और प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुई वो 25% है। तो प्रॉफिट में देखिएगा ग्रोथ हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि आपको लीवरेज बेनिफिट्स मिलते हैं और लीवरेज बेनिफिट का मतलब है कि फिक्स नेचर के जो खर्चे हैं वो जस के तस रहते हैं और जिसकी वजह से सेल बढ़ने पर प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हालांकि प्रॉफिट में जो पैट का जो मार्जिन्स हैं वो तकरीबन 11% के आसपास ही रहा, 11 से 11.4, और उसमें एक मेन रीज़न था कि एक इंटरेस्ट की कॉस्ट जो है इनकी इस क्वार्टर में या इस पूरे साल के अंदर बढ़ती हुई नजर आई। एक टर्म है यहाँ पर वैल्यू एडेड, तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे वैल्यू एडेड क्या होता है। बहुत कम कंपनियाँ इनको अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करती हैं, बट वैल्यू एडेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैल्यू एडेड कभी आप देखें तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। देखिएगा, जो भी कंपनी है वो अपने स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड, यानी कि शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट और उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि शेयर होल्डर्स की रिटेन्ड अर्निंग्स और जो उसको डिविडेंड के रूप में मिलता है डिविडेंड, इंटरेस्ट देने वाले यानी कि जो लेंडर्स हैं उनको ब्याज मिलता है, उस ब्याज को जोड़ दीजिए, यानी कि प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसके अंदर डिविडेंड जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ दीजिए यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स को या लेंडर्स को दिया जाता है, उसके अलावा जो सरकार को टैक्स दिया जाता है वो जोड़ दीजिए, उसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है वो जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जब इन चीज़ों को आप जोड़ते हैं, इन 5 चीज़ों को जोड़ते हैं, जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स हैं उनका पैसा, जो प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज है उनको दिया गया पैसा, जो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है उनको दिया हुआ पैसा, और गवर्नमेंट जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रही है उसको अगर हम जोड़ दें तो उन सब को बोला जाता है वैल्यू एडेड। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू ऐड की जाती है पूरे ड्यूरिंग द पीरियड उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जनरली गवर्नमेंट कंपनियां तो पेश करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ कंपनियां दिखाती हैं। तो तकरीबन 2200 करोड़ की ये जो है वैल्यू एडेड हुई। ये जो फिगर्स हैं ये सब आपको मिलियंस में नजर आएंगे, यानी कि एक डिजिट आप पीछे की हटा देंगे तो फिगर्स आपकी करोड्स के अंदर आ जाएंगे, रुपीज़ करोड्स के अंदर। तो तकरीबन 4500 करोड़ की सेल ये कंपनी जनरेट करती है एक साल के अंदर, और उसमें से 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। तो 500 करोड़ की ये जो कंपनी, हालांकि ये शेयर्स एफएनओ के अंदर भी है, ध्यान रखिएगा, और एफएनओ के शेयर्स में थोड़ी सी वोलेटिलिटी कभी कभी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से भी होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इनके पास जो डेट की पोजीशन है तो नेट डेट 0.84x है, यानी कि एक साल का जो ईबिटा है वो खाली इतना डेट है उनके पास। और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी देखिए तो जो फिक्स एसेट्स है उस पर जो रिटर्न्स हैं वो सेल से डबल ही हो रही है, तो वो थोड़ा सा लोअर साइड में है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के बढ़ती हुई नजर आएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% 21% के बीच में रहता है, तो वहीं पर है। और इसी तरीके से ऑपरेटिंग कैश फ्लो तकरीबन 738 करोड़ का है, जो मुझे लगता है काफ़ी है। और फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर कैपेक्स जो है वो 410 करोड़ का है, और इसके अंदर जो है हमें लगता है कि अभी जो इनके ग्रीन फील्ड्स हैं उसमें 92 करोड़ का जो है तकरीबन ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत इनकी इन्वेस्टमेंट थी। अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें तो वो इम्प्रूव हुआ था यहाँ पे, और 140 मिलियंस यानी कि तकरीबन 14 करोड़ ये R&D पे खर्च करते हैं, जो कि तकरीबन 4% के आसपास का जो है ये कंपनी में जो है खर्च करती है अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसके आसपास का। अब अगर हम इनका मार्केट शेयर देखने की कोशिश करें, भाई मार्केट कहाँ पे है, तो पहले देखते हैं प्रोडक्ट वाइज मार्केट का है। तो प्रोडक्ट वाइज मार्केट अगर आप देखेंगे कि वो कहाँ पे है, तो आप ये देखेंगे कि जो मेजर पोर्शन है वो है फॉर्मुलेशन ड्रग्स का, यानी कि फॉर्मुलेशंस के अंदर ही धंधा है। तो 50% धंधा लगभग फॉर्मुलेशन से है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद का जो पोर्शन है वो तकरीबन 30-32% के आसपास का API वाले धंधे में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो PFI में तकरीबन जो है ये आपका बाकी जो पोर्शन है वो बनता है। तो अगर हम सीधा देखें इस साल के अंदर तो 30% API में आया, 20% इनका PFI यानी कि जो बीच की स्टेज है, और फॉर्मुलेशंस में 50%। तो ये जो है
इनकी पिक्चर है। तो 50, 30, 20 तो 3 सेगमेंट के अंदर है, हालांकि सारी ड्रग से रिलेटेड है। बिजनेस में बात करें तो 53% बिजनेस इनका यूएसए से है और इसके अलावा यूरोप से 23% है। तो तकरीबन 76% बिजनेस हो गया इनका यूरोप और यूएसए मिला के। उसके अलावा लैटिन अमेरिका से तकरीबन 8% है, पिछले साल 10% था। कनाडा में 5% है, इंडिया में 6% है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 6% है। तो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड मार्केट है, लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं कि यूएस और यूरोप के ऊपर है। तो यूएस एफडीए के जो भी कुछ इश्यूज अगर कंपनी के साथ होंगे तो वो बहुत बड़ा रिस्क इसके साथ हो सकता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। वो इंडिया की जितनी भी जेनेरिक ड्रग्स कंपनीज हैं उनमें ये सब कुछ रहता है। अब जो इनके मोलिक्यूल्स हैं उसमें मेजर मोलिक्यूल्स कौन से हैं? तो पैरासीटामोल 46% मार्केट शेयर है, जो 44% बढ़ा है। मेटाफॉर्मिन जो है वो है तकरीबन 22% और आइब्रूफिन है तकरीबन 10%। और देखिएगा जो ब्रूफिन और पैरासीटामोल है ये काफ़ी मतलब वाइडली यूज्ड है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर आइब्रूफिन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं या बैन भी है, लेकिन अगर तीनों देखें तो पैरासीटामोल, मेटाफॉर्मिन और आइब्रूफिन ये मेजर बिजनेस में। बाकी जो ड्रग्स हैं वो सब छोटी छोटी हैं, उनका सबका सेगमेंट बिलो 10% के नीचे बनता है। तो कुल मिलाकर धंधा जो है फोकस्ड ड्रग्स पे है। तो मैं फिर बोलूँगा कि मुझे ये बल्क ड्रग्स बिजनेस लगता है और इसीलिए बाजार इसको लो पी वैल्यूएशन देता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पेटेंटेड ड्रग्स बेचते हैं, तो हम इसको कमोडिटी और फॉर्मुलेशन के बीच की एक जगह दे रहे हैं और इसकी जो फेयर वैल्यूएशन है वो 15 की पी रेशो जो है बाजार मानता है। लेकिन बात यह है कि अगर 15 का पी शेयर अगर ग्रोथ करता रहे हर साल अगर 15 से 20% की अगर आपको प्रॉफिट ग्रोथ दे तो वो मुझे लगता है इसके एक्सपेंशन की वजह से हमें मिलना चाहिए। अगर हम 5 साल का हिस्टोरिकली भी देखें तो वो आपको समझ में आएगी कि ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर तकरीबन 1700 करोड़ की सेल जनरेट करती थी और जो अब 1700 करोड़ की सेल 4500 करोड़ पे आ गई। तो ये सब एक्सपेंशन की बदौलत हुआ है और एक सीधी सी बात है कि बहुत हाई ग्रोथ बिजनेस के अंदर है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाइडली यूज होते हैं। मैं अगर सीधी सी बात बोलूं, अगर फार्मास्यूटिकल्स को अगर हम हटा दें, अगर हम कंजम्पशन पे देखें तो ये ड्रग्स ऐसे यूज होती है जैसे कि घर के अंदर आटा दाल चावल यूज होते हैं, आटा दाल चावल चीनी जैसे यूज होते हैं, वैसे ही ड्रग्स के अंदर ये जो 3 इनके जो सोल्ट्स हैं जिनको हम एपीआई बोल रहे हैं वो वाइडली यूज होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि बल्क में यूज होते हैं, इसलिए मार्जिन इनका ज़्यादा नहीं है। और अगर हम मार्क्सन से कंपेयर करें, क्योंकि हमारी वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है तो कभी मैं उस पर भी बात करूँगा, तो वहाँ पर क्या है कि वो दवाई बनाकर बेचते हैं, ये भी दवाई बनाकर बेचते हैं, लेकिन इनकी खुद अपनी फार्मेसी नहीं है या इनके बड़े टाइप्स नहीं है जिस तरीके से मार्क्सन के हैं। तो इसलिए मार्क्सन का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन उनका काफ़ी ज़्यादा है, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के आसपास है। अगर हम ईबिटा की भी बात करें, भाई ईबिटा कितना आ रहा है, तो ईबिटा मार्जिन देखिएगा इनका 16%, 17%, 20%, 26%, 19%, 20%, यानी तकरीबन 20% रहता है। लेकिन अगर ईबिटा की भी बात करें, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उनकी बात करें, तो 278 करोड़ से बढ़कर 913 करोड़ हो गए। तो ये भी आप देखेंगे कि तकरीबन 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे हालांकि 3 टाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा है और सेल्स तो 2.5 गुना के आसपास है। अगर हम पैट की बात करें तो 132 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो 516 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गए, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती हैं। वैल्यू एडेड मैंने आपको बताया, लेकिन वैल्यू एडेड का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई 5 साल के जो कैश फ्लोज हैं और कैश फ्लोज और रेशोज़ को अगर हम देखें, तो मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पर फोकस करना चाहूँगा। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखिएगा 18 में तो नेगेटिव था, लेकिन हर साल में इनका जो कैश फ्लो है, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो पॉजिटिव है। मुझे इस तरीके की कंपनियां पसंद आती हैं जो लगातार कैश फ्लोज जनरेट कर रही हैं पॉजिटिवली। उससे क्या होता है कि कंपनियां मजबूत होती जाती हैं। और कैश टू कैश साइकिल्स देखें तो एक बार कैश से दोबारा कैश आने में, यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो 132 दिन की है। हालांकि थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड है, क्योंकि जो एक्सपेंशन की है उस वजह से बढ़ गई हैं। तो हमें लगता है कि आगे चल के थोड़े से घटेंगी, तो वो फिर कैश का और बेटर यूटिलाइजेशन हमें नज़र आएगा। अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है कैपेक्स के अंदर, तो हम देखिए कैपेक्स में ये लगातार जो कैपेक्स है तकरीबन 400 करोड़ का कैपेक्स ये हर साल करते हैं तकरीबन। तो यहाँ पर
अगर यहाँ पे देखें तो 400 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ था, तो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि 400 से थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा लीजिएगा। एवरेज वर्कआउट करेंगे तो तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का आएगा कि भाई ग्रेनुल्स 300 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन जो है हर साल करती है। और अभी आगे का जो इनका प्रपोज्ड है वो तकरीबन जो है अगले 5 साल का वो 5000 करोड़ के आसपास का इनका अनाउंस्ड है। अगर हम इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखने की कोशिश करें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में सेल्स इनकी 16% बढ़ी थी, प्रॉफिट 8% बढ़ा था, प्रॉफिट में रिड्यूस हुआ था क्योंकि इंटरेस्ट की जो कॉस्ट थी वो इम्पैक्ट कर रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो पैट की परफॉर्मेंस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो वो हालांकि रिजल्ट थोड़े से वीक थे। सेल्स तो इंप्रूव हुई थी 4%, लेकिन प्रॉफिट जो है 4% घटता हुआ नजर आया था। क्वार्टरली सेल्स भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्वार्टरली सेल्स भी तकरीबन 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास बनी हुई है। तो अब एक्सपेंशन जब आएंगे आगे तो उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 2 से 3 साल में नजर आएगा। तो ये जो निवेश है ये अभी तुरंत करने का नहीं है। मतलब तुरंत करने का मतलब है कि अभी आप करेंगे तो अभी आपको फ्रूट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें फ्रूट पाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इसमें क्या चीज़ें पॉजिटिव हमें लगती हैं? हमें पॉजिटिव लगती है कि एक्सपेंशन की वजह से फ्री कैश फ्लो बढ़ेगा और इस कंपनी के अंदर ईपीएस ग्रोथ आएगी। और अगर पी वैल्यूशंस देखिएगा, जनरली 15-16 की पी पर ही ये शेयर ट्रेड करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब बाजार में एक अच्छी ऑप्टिमिज्म होती है तो ये शेयर 20-25 के पी पर भी दौड़ जाता है। तो वो समय होता है कि इस तरीके के शेयर्स में से प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और फिर जब ऐसा समय आए कि 15-16 के शेयर पी पर ही इस तरीके के शेयर्स आएँ तब आप इस शेयर्स में दोबारा एंट्री कर लें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ऐसा समय भी इसके अंदर आ सकता है कि जब इसकी ईपीएस ग्रोथ आएगी और उसके बाद अगर आपको पी ग्रोथ भी नज़र आ जाए, मान लीजिए शेयर्स 15 के पी पे है अभी, लेकिन अगर अगले साल अगर आपको 10 या 12% की ईपीएस बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो शेयर प्राइस सेम पी के ऊपर भी 10 से 12% बढ़ सकता है। अभी शेयर 290 रुपये के आसपास 297 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरीके के शेयर्स लमसम में एक साथ नहीं खरीदने चाहिए। ऐसे शेयर एसआईपी मोड से खरीदने चाहिए, सिप मोड से, जिससे कि एक बढ़िया जो है एवरेज आपको मिल सके। और बेस्ट प्राइस इसका जो बाय करने का है वो मुझे लगता है कि यहाँ से भी तकरीबन 10% नीचे है। तो तकरीबन 270 रुपये के नीचे जो है वो अच्छा प्राइस लगता है। लेकिन इनिशियल एंट्री जो है हम करंट प्राइस के ऊपर भी कर सकते हैं सिप मोड के अंदर। जो लोग एफएनओ में हेज करते हैं, जिन लोगों को एफएनओ की जानकारी है, वो इस शेयर्स में एंट्री पुट सेल करके भी ले सकते हैं कि भाई पहले आपने एक पुट सेल कर दी और पुट सेल करने के बाद जब आपने बड़ी क्वांटिटी अगर लेनी है तो जो पुट सेल कर दें तो 270 रुपये की पुट सेल कर दें, वो भाव आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब जो ऑप्शंस का प्रीमियम वो आपकी जेब में आ जाएगा। तो हालांकि उसमें मेरे ख्याल से 2 रुपये के आसपास की वैल्यू होगी पर शेयर, 270 रुपये की जो ऑप्शंस है तो वहाँ पे या 3 रुपये की आसपास की वैल्यू होगी। बट वो जो लोग एफएनओ जानते हैं उनके लिए है, और जिनको बल्क में शेयर्स खरीदने होते हैं उनके लिए। और कोई भी निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। मैं ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये कंपनी रिलेटेड है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। कंपनी ने जो ANDA अप्रूव कर रखे हैं या जो डोजियर्स हैं, जो फाइलिंग्स हैं, तो इनकी जो एक्सपेक्टेड है दे तो देखिए इन्होंने दे तो बहुत रखी हैं, लेकिन उसमें से 67 है, जिसमें से उम्मीद है कि 20 से 27 के बीच में अप्रूव हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर वहाँ पर भी काफ़ी ड्रग्स इनकी हैं, और जिसमें CNS है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और एनाल्जेसिक है, कार्डियोवैस्कुलर है, एंटी डायबिक है, मिनरल सप्लीमेंट्स हैं। तो इस तरीके की ड्रग्स हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पर लोग दवाई खाते हैं, वो यूज़ वाली दवाइयाँ हैं। अब ग्रेनुल्स इंडिया की वैल्यूशंस की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 14.3 की पी रेशो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और जो EPS है वो अगर हम देखें तो पूरे साल भर की जो EPS है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नज़र आ सकता है कि 15 की पी है, 16 की है। तो अभी हालांकि 15 की पी के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 7000 करोड़ इसकी कंपनी की मार्केट कैप है, 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट पे 14 के आसपास की ही पी रेशो बन रही है। तो हो सकता है कि इसमें अभी थोड़ा बहुत पी री रेटिंग हो जाए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अभी जो शेयर है
वो यहाँ पर फेयरली प्राइस्ड है, और हम डाउन साइड मान रहे हैं कि भाई 270 रुपये के आसपास से 260 रुपये मिलेगा, तो एक ठीक ठाक एंट्री प्राइस मिलेगा। बेस्ट एंट्री प्राइस मुझे लगता है कि 52 वीक लो 268 रुपये ही है, 270 रुपये है, उसके आसपास ही बनता है। और फिर भी अगर 240 रुपये के आसपास मिलते हैं तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा है वो थोड़ा सा बड़ी मात्रा में भी ले सकते हैं। अगर सेगमेंट की बात करें तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 28% रेवेन्यूज API से आते हैं, हालांकि वो 30% है। PFI जो है 20% है, बाकी 50% फिनिश्ड डोजेज हैं। और हालांकि वो पुरानी इन्फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से आप देख लेंगे। और कैपेसिटी इनके पास 39,000 टन पर एनम की जो है वो API में, PFI में 24,500 टन पर एनम है, और फिनिश डोजेज जो बनाते हैं 20 बिलियन यूनिट्स की जो कैपेसिटी है। तो कुल मिलाकर जो कंपनी का जो बेस है वो 7,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्क्सन फार्मा की भी, तो मार्क्सन फार्मा की जो मार्केट कैप है वो अभी 3,500-4 हज़ार करोड़ के आसपास है, और प्रॉफिट जो है वो उसमें भी अगर हम देखें तो वो 16-17 के आसपास की पी पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मार्क्सन फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर ली, तो देखिएगा मार्क्सन फार्मा में भी हमें लगता है कि अभी 1-2 क्वार्टर अभी हो सकता है कि शेयर का प्राइस यहीं रहे, यही सेम EPS आए, और EPS ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि आप बहुत सवाल पूछते हैं कि सर आप क्यों प्रॉफिट बुकिंग करें, तो हो सकता है कि देखिएगा टेवा में जो पैसे लगे हैं 200-250 करोड़ रुपए, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी उसको जब रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं प्लांट को, तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वार्टर सिमिलर EPS मिले या थोड़ी सी EPS नीचे की तरफ मिले, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी एंटिसिपेट ना हो 1 या 2 क्वार्टर। तो हमें लगता है कि मार्क्सन फार्मा पे हम बुलिश हैं। दोबारा से नीचे के प्राइस हमें अगर मिलेंगे तो हम वहाँ पर दोबारा से जो है एंट्री करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल मार्क्सन फार्मा अभी भी पोर्टफोलियो में है और एक अच्छी खासी क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी मेजर पोर्शन जो है प्रॉफिट बुकिंग हमने कर ली है। तो जब वैल्यूशंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलती हैं तो समझदारी ये रहती है कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट अपना बांध ले, और फिर देखिएगा दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ ये जो शेयर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस तरीके की भी जो है शेयर्स लिए जा सकते हैं। एज ए डिस्क्लोजर मेरे पास अभी कोई भी शेयर इस कंपनी का नहीं है, ग्रेन्यूल्स इंडिया का, ना ही मेरी कोई ऑप्शन सेल है और किसी तरीके की कोई पोजीशन है ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके की कोई भी पोजीशंस मेरे पास नहीं है एज ए डिस्क्लोजर। बट आपके साथ जब अगली बार बात होगी तो हो सकता है कि मैं भी कहूँ कि हाँ मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे फैमिली वालों के पास ये शेयर है। बट अभी कोई नहीं है, ना कोई FNO में पोजीशन है, ना कोई कैश मार्केट में पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं है। अगर हम पी रेशो की बात करें तो पी रेशो देखिएगा, इसकी नॉर्मली पी रेशो 16 के आसपास तक रहती है। अब ये शेयर का भाव पिछले 10 साल का है, तो ये शेयर देखिएगा मैं पहले हालांकि ट्रेड कर चुका हूँ, और ये शेयर्स तकरीबन 90-95 रुपये के आसपास हमने ट्रेड किया था। 2017-18 के आसपास की बात है, शायद 18 की बात है। और फिर हमने शायद 10-15 रुपये इसमें कमाए थे ट्रेड में, तो वहाँ पर भी हमारा सेम व्यू होता था। ये शेयर उस समय पर जनरली 110 रुपये और 130-40 के बीच में ट्रेड होता था, 110 से 140 के बीच में। तो जनरली हम ये देखते थे कि अपना लोअर बॉटम तोड़ दिया और उसके बाद भी शेयर चला गया, तो टेक्निकली तो बहुत वीक हो जाता है। लेकिन हमें लगता था कि ये उस समय पर शेयर 8-9 के पी पे ट्रेड होता था, 10 पे होता था, शायद 8-9-10 पे होता था। तो हम लो पी वैल्यूशन वाले स्टॉक्स और फिर एक डिफेंसिव सेक्टर में तो हमें ठीक लगता था। तो हम ट्रेड करते वक्त भी ये, हालांकि ट्रेड हम पहले कर चुके हैं इस शेयर्स के अंदर, और ये शेयर्स अभी पी री रेट होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिएगा आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा कि 18-19 के आसपास ये शेयर्स की जो पी रेशो है वो बिलो 10 भी चली गई थी, और ये कोविड के आसपास जब डाउनफॉल आया था तब भी। और अगर हम 13-14 के आसपास देखें तो ये शेयर 5 के नीचे की पी रेशो पे ट्रेड होता था। तो ये शेयर्स, ये बियर मार्केट थी ना, तब ये 5 के नीचे की पी पर ट्रेड होता था। अगर इसका लॉन्ग टर्म भी देखें तो 16.9 यानी कि 17 के आसपास की पी रेशो लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये एंजॉय करता है। तो देखिएगा कोविड के बाद जब फार्मा में तेज़ी थी तो ये शेयर 27-28 के पी पे चला गया था। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि कभी आपने शेयर लिया और कभी आपको ऐसा मौका मिले कि भाई शेयर 25-26 के पी पे चला जाए, उस समय पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाओ। अगर हम इसके कंपेरिजन करें तो आप देखिएगा डीवीज लैब, यहाँ पे देखिएगा मेरी पोजीशन है और मेरी मंदी की पोजीशन है। एज ए डिस्क्लोजर आपको बता दूँ, अब डीवीज लैब से अगर इसको कंपेयर करें तो ये 14 के पी पे, ये 52 के पी पे।
हालांकि डिवीज़ का मेजर बिजनेस ही एपीआई है। अगर हम यहाँ पे ग्रेनुल्स इंडिया की बात करें तो भाई वो अगर एक क्वार्टर में 119 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो वो 320 का कमा रही है, यानी कि 3 गुना ही तो कमा रही है। लेकिन भाव कितने गुना है, मार्केट गैप कितने गुना है? मार्केट गैप तकरीबन 12-13 गुना है। तो इसी वजह से हमें थोड़ी वैल्यूएशन महंगी है। तो हम जब डिवीज़ लैब को शॉर्ट भी कर रहे हैं तो हम फंडामेंटल बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हैं या वैल्यूएशन बेसिस के ऊपर मैं शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस स्क्रीन में कुछ शेयर्स नज़र आ रहे हैं हमें, तो उसमें देखिएगा जुबिलेंट फार्मा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। ये शेयर्स हालांकि अभी अच्छा नहीं कर रहा, हालांकि 100-125 रुपये का भाव चला है, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट हमें इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है हमारा, और 300 रुपये के नीचे अगर कभी आपको जुबिलेंट फार्मा में मिलता है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी बाय रहती है 300 के नीचे। और क्योंकि अभी फार्मा में जो रैली हुई है तो सारे फार्मा चले हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी चलना जो है लाजिमी था। और हालांकि कोई परफॉर्मेंस वाइज कोई बहुत ज़्यादा अभी सुधार नहीं हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेल्स की, तो ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूँ। तो देखिए कि पिछले 3 साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट 1500 करोड़ रुपए का जनरेट किया, यानी कि 7,500 करोड़ की कंपनी 3 साल में 1500 करोड़ का प्रॉफिट कमा के दे चुकी है। और सेल्स की ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल में 19% रही है, 5 साल में देखें तो 22% रही है, 3 साल में देखें तो 20% रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 32% हर साल दर साल रही है, और पिछले 3 साल में 18% रही है। तो अब जो एक्सपेंशन आएंगे हमें लगता है कि ग्रोथ जो है इसकी कंटिन्यू रहेगी। पर आप ये कहेंगे कि वो 32% की रेट से कंपाउंड करेगा, वो मुझे भी उम्मीद नहीं है। मैं पर मान के चलता हूँ कि नॉर्मली 18 से 20% की सेल्स ग्रोथ हो सकती है, और 24-25% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हो सकता है। हो सकता है कि अगला साल, यानी कि जो साल चल रहा है, यहाँ पे शायद आपको पोज मिले देखने के लिए, यानी कि इस साल में पोज की बहुत अच्छी संभावना है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि शेयर्स के भाव नीचे मिले तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हम SIP में पैसा डालेंगे, और कभी भी गिरावट में 230-240 मिलेगा तो हो सकता है कि उस समय पर हम थोड़ा सा बल्क में भी परचेज कर लें। तो जनरली भाव नीचे की तरफ मिलेंगे तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो SIP में क्या होगा, एक बढ़िया एवरेज हो जाएगी, और उसके बाद भी एक नीचे जाएगा तो फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज हैं। निवेश करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से लें, ऐसे बात करें, और फिर उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचें। और यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये गलती से लग गई है, इस कंपनी की नहीं है, ये किसी और कंपनी की लगी हुई है। और बैलेंस शीट में अगर हम बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जब अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिएगा 1500 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जनरेट किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट, देखिएगा हर समय इन्वेस्टिंग माइनस है, यानी कि कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट मोड में रहती है। तो ऐसी कंपनियां काफ़ी अच्छा करती हैं, और एक ऐसे सेक्टर में है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी। और ये ऐसी ड्रग्स के अंदर है जहाँ पर कि बहुत स्पेशलाइज्ड ड्रग्स नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बल्क ड्रग्स हैं, और इसीलिए लो पी वैल्यूएशंस मिलती है। और यही रीज़न मेरा डिवीज़ लैब के अंदर भी है कि हालांकि उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड API हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 53 की जो है पी रेशो मुझे लगता नहीं डिवीज़ में जस्टिफाइड है। यही रीज़न है कि मैं इस तरीके के शेयर्स जहाँ पर कि लो वैल्यूएशंस वाले शेयर्स होते हैं वहाँ पर पैसा लंबे समय बन जाता है। हाई पी रेशो वाले शेयर्स में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर PD रेटिंग हो गई तो बहुत लंबे समय तक पैसा बनता नहीं है। और अच्छी ग्रोथ वाली कंपनीज़ में भी हमने देखा है कि हाई पी वैल्यूएशंस पर और उनकी ग्रोथ जैसे ही मिस होती है तो शेयर्स की पी रेशो भी घटती है और डी रेटिंग भी होती है, यानी कि एक तो अर्निंग नहीं बढ़ती और दूसरा पी रेशो नीचे जाती है, तो फिर वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हालांकि हमें लगता है कि इस तरीके की कंपनी, हालांकि साइज़ में छोटी है, छोटी कंपनी वाला रिस्क है, ये आपको ध्यान रखना है, छोटी कंपनी वाला रिस्क है। डेट भी एक कंसिडरेबल अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि लगातार डेट ले रही है। तो तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास का डेट है, यानी कि डेट इक्विटी रेशो भी आप देखेंगे तो 0.4 के आसपास है। ये भी एक दूसरा रिस्क है। तीसरा ये है कि इसके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बेनिफिट की साइड देखेंगे तो एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाती है जिनकी रेगुलर डिमांड है। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रोसरी में जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी घर में यूज़ होती है, तो उसी तरीके से ये ऐसी ड्रग्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताने की चेष्टा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।